हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम कक्षा 10 में विज्ञान के अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिक पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई यौगिकों पर अध्ययन किया। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं आपका अपना बीके राठौर उपस्थित हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ठंड वगैरह सभी पर आपको ध्यान नहीं देना है। वैसे तो सर्दी बड़ी ज़ोरों की पड़ रही है, लेकिन इन सब को पीछे छोड़ते हुए आपका फोकस केवल इसी पर होना चाहिए कि आपको यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर लाने हैं। और इसके लिए आप आज ही जुड़ें हमारे चैनल जेएमडी क्लासेस से, साथ ही अन्य लोगों तक भी जोड़ें। तो बाकी की फालतू बातों में समय ना खर्च करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत बात करेंगे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों की। एथेनोइक अम्ल क्या है दोस्तों? एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग इसी पर अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, एथेनोइक अम्ल को सामान्य रूप से एसिटिक अम्ल कहा जाता है और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं और इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल के उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। ये पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं एथेनोइक अम्ल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया है बच्चों एस्टरीकरण अभिक्रिया। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो एस्टर बनता है। इसी अभिक्रिया के अंतर्गत जब एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है तो ये एथिल एसीटेट अर्थात एस्टर बनाता है और साथ ही इसमें से जल निकलता है। इसका रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं
ये रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये रहा CH3COOH जो कि स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड का सूत्र है। CH3CH2OH जो कि एथेनॉल का सूत्र है। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो एथिल एसीटेट और साथ ही जल बनता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। सामान्य रूप से एस्टर की जो सुगंध होती है ये मृदु होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया के उपरांत साबुन तैयार किया जाता है। साबुन क्या है? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। इसकी भी आप रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट है। इसकी क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराएंगे तो दोस्तों एथिल एल्कोहल और सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया है एथिलिक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट, स्टूडेंट्स दोनों इसी का नाम है। सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं और सोडियम एथेनोएट भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जल बनता है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रॉक्साइड और CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम एसीटेट और जल बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं सेशन में आगे की तरफ। एसिटिक एसिड की जो तीसरी रिएक्शन है वो इस तरह से है, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तथा साथ ही जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहा जाता है। इसकी रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। आप देख सकते हैं रिएक्शन CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड और प्लस Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट, जब ये क्रिया करते हैं तो CH3COONA अर्थात सोडियम एसीटेट बनाते हैं। साथ ही जल और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इसी तरह से अगर
एसिटिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तब भी सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये एथेनोइक अम्ल के कुछ प्रमुख गुण हैं जिनके रिएक्शंस को आप लोग कॉपी पर बार बार बनाकर देखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, मिसेल क्या है। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं मिसेल क्या होता है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में मिले एक सिरे को जलरागी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को जल विरागी कहा जाता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ अर्थात इसका दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में इकट्ठा हो जाते हैं और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते और इस तरह से मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। ये स्टूडेंट्स जो आप संरचना देख रहे हैं ये मिसेल की है। ये दिखा रहा है कि मैल हटाने में साबुन किस तरह से प्रभाव डालता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, इसमें एक जलरागी सिरा होता है जो जल में घुल जाता है और दूसरा जल विरागी सिरा होता है जो जल में नहीं घुलता है लेकिन हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है। यहाँ पर जो जलरागी सिरा है उसको गोलाकार भाग से दिखाया गया है, जबकि जल विरागी जो सिरा है उसको एक तिरछी लाइन के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि जो जलरागी सिरा है ये जल से क्रिया करके उसमें घुल जाता है और जल विरागी सिरा चिकनावट या यूं कहें मैल से क्रिया करता है और इस प्रकार से कपड़े की सफाई होती है। तो विद्यार्थियों एक बार फिर से पूरे पाठ को सारांश को हम समझते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व होता है जो सभी जीवों और हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए इसे चतुसंयोजक तत्व कहते हैं और इसमें श्रृंखलन का गुण होता है जिससे ये कई सारे यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है।
तथा कार्बन अपने या फिर दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या फिर त्रिआबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखा युक्त या फिर बलीय भी हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है। इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और साइंस प्लेलिस्ट को ढूंढें। उसके बाद इस पाठ के अन्य टॉपिक्स का अध्ययन कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। साबुन और अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकल जाता है। तो विद्यार्थियों, आइए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए है आपका 6 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध हैं और ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक आबंध हैं या फिर ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो विद्यार्थियों, इस पूरे पाठ को आप लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही आपको इसका उत्तर ज्ञात होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए उत्तर टाइप करें और लिख भेजिए कमेंट में। बताइए ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर आपका ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 7 सहसंयोजक आबंध हैं। इसमें आप सभी जानते हैं C2H6 ये एथेन का सूत्र है और इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड या फिर ऑप्शन सी कीटोन या फिर ऑप्शन डी एल्कोहल। तो स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन के लिए कमेंट करें आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा है।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कीटोन। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो कौन सा है? COOH। उसी तरह से एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है CHO। कीटोन का C+O और एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो होता है OH। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, खाना बनाते समय माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या फिर ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन सी, ईंधन ईंधन आई नहीं है, ईंधन ड्राई है, या फिर ऑप्शन डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो बताइए चारों में से आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो विद्यार्थियों, इस तरह के आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम 20 क्वेश्चन पूछता है जिसे आप लोग OMR सीट पर करते हैं। उस दृष्टि से बहुत ही महत्व हो जाता है इन प्रश्न का। प्रत्येक नंबर आपका, हर एक प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 नंबर का होता है। तो इस प्रश्न का जवाब दें। जो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बकमिंस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। ऑप्शन ए, फास्फोरस का, ऑप्शन बी, सल्फर का, ऑप्शन सी, कार्बन का, या फिर ऑप्शन डी, टीन का। तो स्टूडेंट फटाफट जवाब देंगे। बकमिंस्टर फुलरीन किसका अपर रूप है? तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन का। तो दोस्तों कार्बन का जो अपर रूप है वो बकमिंस्टर फुलरीन भी होता है। इसी प्रश्न के साथ आप लोगों को एक प्रश्न का जवाब और देना है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजें। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? ऑप्शन ए, ब्यूटेनॉन, ऑप्शन बी, ब्यूटेनॉल, ऑप्शन सी, ब्यूटेनोइक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी, ब्यूटेनॉल। तो इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करें कौन सा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ब्यूटेनॉल, यानी कि ब्यूटिल अल्कोहल। तो आप सभी जानते हैं जिनमें OH अंत में होता है तो ऐसे यौगिक जो हैं वो एल्कोहल की श्रेणी में आते हैं और इनका अनुलग्न होता है ऑल। तो ब्यूटेनॉल जो है इसका क्रियात्मक समूह OH है,
इसीलिए आपका जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसके बाद सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपको जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एथाइन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर भेजें। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है ऑप्शन ए H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, या फिर ऑप्शन बी H3C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, या फिर ऑप्शन सी CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर ऑप्शन डी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा उत्तर आपका सही होगा इनमें से। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं एथाइन जो है ये सिंगल बॉन्ड के साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं वो होते हैं एल्केन, तथा जिनमें डबल बॉन्ड होता है वे यौगिक एल्कीन होते हैं, और जब जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो यौगिक एल्काइन होते हैं, और एथाइन आपका एक एल्काइन है। इसीलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक ही सही उत्तर होगा। इसीलिए सी और डी तो पहले से ही कट जाते हैं। अब आता है आपका ए या फिर बी। देखिए, कार्बन आपने पढ़ा है कि चतुर संयोजी यौगिक है, तो ट्रिपल बॉन्ड अर्थात 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा तो ये पहले से ही कर रहा है, तो 3 संयोजकता इसकी यहाँ से पूरी हो जाती है, जबकि एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी होगी। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विद्यार्थियों, आपके सामने है हमारी श्रृंखला का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। ऑप्शन 1, आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन और क्लोरोप्रोपेन। अब आपके सामने जो ऑप्शन है आपके 4 वो ये हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है 2 और 4। ऑप्शन सी कह रहा है 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी 2 और 3। तो आपको पहचान कर बताना है इनमें से कौन से असंतृप्त यौगिक हैं। तो फटाफट कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। आप सभी ने पढ़ा है कि जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड लगता है वो संतृप्त होते हैं, और इनमें एल्केन आते हैं, और इनमें प्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन दिया है, तो ये आपके ऑप्शन तो हट गए। अब बचे असंतृप्त यौगिक, तो इसमें हमें प्रोपीन और प्रोपाइन 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अर्थात 2 और 3। तो ये दोनों यौगिक जो हैं ये असंतृप्त यौगिक हैं।
यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बस यहीं तक। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा दिया जाने वाला वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। अन्य लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो आज की श्रृंखला बस यहीं तक। बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।